अभ्रक भस्मा के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। अभ्रक को फाइन पाउडर में पीस के उसको इंसिनरेट करते हैं, उसको बर्न करते हैं, जैसे कहा स्वामी जी ने, फूंकते हैं और फिर उसमें हर्ब्स के साथ मिला के उसका मर्दन करते हैं और दोबारा फूंकते हैं। इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम करते हैं और जितनी बार ज़्यादा करते हैं उतनी उतनी उस दवाइयों की जो पोटेंशी है वो बढ़ती जाती है। ऐसा हमारे ऋषियों ने हमारी पुरानी पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है। तो अभ्रक भस्म जो नॉर्मल भस्म है जो आप देख रहे हैं यहाँ, कमर्शियली भी अवेलेबल है, पर इस भस्म को अगर हम बहुत सारे पुट दें, बहुत सारी प्रोसेसिंग करें, बर्न करें, फिर हर्ब्स के साथ रब करें, उस पूरे प्रोसेस को मर्दन कहते हैं। उस पूरे कार्यक्रम को हम 1000 बार करते हैं तो वो सहस्त्र पुटी हो जाता है। मतलब 100 बार उसके पुट हुए तो शतपुटी, 1000 बार हुए तो सहस्त्र पुटी, और ये एक बहुत अच्छी दवा है। तो सहस्त्र पुटी अभ्रक भस्मा ये रही जो बहुत रेयर है और इसको बनाने में काफ़ी सारे साल लगते हैं। पूज्य आचार्य श्री बता रहे थे कि लगभग 8 साल में उन्होंने 8 या 9 किलो भस्मी बना पाए थे, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग बहुत लंबी है, हर एक स्टेप का रिकॉर्ड रखते हैं और लगभग 1 क्विंटल स्टार्टिंग मटेरियल से शुरू करके कुछ किलो पे आ पाते हैं। तो एक ये रेयर मेडिकेशन है, हर कोई बना नहीं पाता है, हर किसी के पास उपलब्ध भी नहीं होती है। पर पतंजलि में ये ऐसी भस्म, जैसे स्वामी जी ने बताया, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी के नेतृत्व में, उनके तत्वाधान में हम सब ये भस्म बनाते हैं। सो फिर ये था कि ये जो भस्म है इन सब का मेडिसिनल यूज़ क्या हो सकता है, कि हम इसको किसी एनिमल मॉडल में ट्राई कर सकते हैं। और जो पहला एनिमल मॉडल था जहाँ हम ट्राई करना चाह रहे थे वो था अस्थमा, दमा, कि उसमें किस टाइप के ये प्रोसेसिंग मॉडिफाई होंगे। तो जैसे आप लोग समझते हैं सब कि अस्थमा एक लंग्स की बीमारी है, लार्जली जो एयरवेज हैं, जो वायु मार्ग हैं, उनके अंदर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हवा पूरी नहीं पहुंच पाती। तो उन चीज़ों को अगर हम एनिमल्स में इंड्यूस कर पाएँ तो क्या वो अस्थमेटिक बेनिफिट हमको मिल पाएंगे। तो वही हमने ट्राई किया था। और जैसे थोड़ा सा डिटेल में हर बार देता हूँ कि बीमारी के बारे में, अस्थमा भी डॉक्टर साहब 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल अस्थमा और एक एक्सटर्नल अस्थमा। तो जो बाहर के कारण से अस्थमा पैदा हो, जैसे एलर्जेंस हैं, ये पॉलेंस हैं, जो भी इतने सारे परागकण हवा में घूम रहे हैं, इनके बार बार अंदर जाने से भी कुछ लोगों में एलर्जी आ जाती है और वो एलर्जी अस्थमा का कारण बनती है। और कुछ इंटरनल कारण होते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोक या फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर, जिसकी वजह से अस्थमा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दोनों तरीके के जो अस्थमा है, इसको क्या हम कंट्रोल कर पाते हैं और किस तरीके से उस नॉर्मल अस्थमा को एलर्जिक अस्थमा में कंपेयर कर पाते हैं। तो उसके लिए कुछ एनिमल मॉडल्स ट्राई किए गए, कुछ सेल लाइन मॉडल ट्राई किए गए। तो हमने सबसे पहले अभ्रक भस्मा सहस्त्र पुटी पे काम किया और ये देखा कि पहले ये देखा ये बनती कैसे है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके पार्टिकल साइज़ क्या हैं। और डॉक्टर साहब ये आपको जान के बड़ा खुशी होगी कि ये जितनी भस्मा हम जिन पे काम कर रहे हैं, इनका अगर हम साइज़ देखें बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इनका साइज़ नैनोमीटर के रेंज में आता है। तो जो आजकल हम बात करते हैं नैनो पार्टिकल्स की, नैनो बायोलॉजी की, नैनो स्केलिंग की, ये सब नैनो स्केल में है। और जो अगर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पीछे जो पार्टिकल साइज़ है, ये जो आपको थोड़े छोटे छोटे लड्डू दिखाई दे रहे हैं, ये एक एक एक्चुअली 10-10 नैनोमीटर का है। तो ये 10 नैनोमीटर के पार्टिकल इस भस्मा के अंदर हैं। इसका मतलब ये बॉडी में बहुत डीप रीच करेंगे और जहाँ इनको अपना काम करना होगा वहाँ आराम से पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक सी बात है, जितना छोटा पार्टिकल होगा वो उतना डीप और अंदर जाएगा। तो उस पर हमने फिर काम किया, इनका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया और नापने का प्रयास किया कि किस साइज़ के ये पार्टिकल हैं और फिर क्या इनका कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो जो पहली टेस्टिंग की हमने ह्यूमन लंग सेल्स पे की। लंग्स के अंदर जो ब्रोंकस हैं, जो एयरवेज हैं, उनके सेल्स हमारे पास हैं, आदमियों के सेल्स हैं वो, और देखा कि अगर उनके अंदर हम कोई भी इन्फ्लेमेशन पैदा करें, LPS जो एक बैक्टीरिया का आउटर कोट प्रोटीन होता है, अगर वो हम लंग सेल्स को देते हैं तो लंग्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उनके अंदर सूजन आ जाती है और वैसे पैरामीटर आने शुरू हो जाते हैं। और पिछले 5-10 बार से हम आजकल बात कर रहे हैं साइटोकाइंस की। तो साइटोकाइंस के बारे में आई थिंक आप काफ़ी लोग अब तक सीख चुके होंगे कि ऐसे सिग्नल जो एक सेल दूसरे सेल को देता है जब वो स्ट्रेस में होते हैं। तो हमने लंग सेल्स के ऊपर LPS दिया, जो एक बैक्टीरियल प्रोटीन था, बैक्टीरियल कंपाउंड था, और उससे जो भी साइटोकाइन रिलीज हुए हमने उनको नापा और देखा कि जब उन कंडीशन में सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्मा प्रेजेंट है तो क्या वो साइटोकाइंस के लेवल कम हो रहे हैं। तो 2 बड़े साइटोकाइन है, TNF अल्फा और IL-6, उनको नापा और अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो देखा कि डोज डिपेंडेंट तरीके से सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्मा ने उन साइटोकाइन के लेवल को कम कर दिया था। फिर हम इसके तुरंत बाद एनिमल मॉडल में शिफ्ट हो गए और चूहों के अंदर एलर्जिक अस्थमा पैदा किया।
तो वहाँ हमने ओवा एल्ब्यूमिन नाम का एक संप्रेरक यूज़ किया, एक इंड्यूसर यूज़ किया। ये एक तरीके का प्रोटीन होता है जो एग वाइट में पाया जाता है, उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को अस्थमा होता है। क्लिनिकली ये नोन है। एनिमल मॉडल में वो आराम से उसमें काम कर लेते हैं। तो अगर हम एनिमल्स के नाक के अंदर ये छोटे छोटे इनके सोल्यूशन डालते हैं ओवा एल्ब्यूमिन के, तो सर एनिमल्स के अंदर अस्थमा जैसे सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। और वो एक एलर्जिक अस्थमा का एक नोन मॉडल है। उसमें फिर हमने देखा कि अगर हमने ऐसे वाले कंपाउंड ट्राई किए जो सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्मा से आ रहे थे, तो जो मेजर मार्कर हैं क्या हम उनको वापस नॉर्मल ला सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमने पाया कि जो ल्यूकोसाइट इन्फ्लक्स हैं, जो WBCs हैं, जो लंग्स के अंदर तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, ईस्नोफिल्स हैं जो आगे बढ़ते हैं, और जो म्यूकस का ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, म्यूकस हाइपरस्पिरेशन जिसको बोलते हैं वो, और कोलेजन डिपोजिशन जिसकी वजह से सांस भारी भारी लगती है, लंग्स कसे कसे लगते हैं, सीना भीचा भीचा लगता है, क्योंकि जो कोलेजन फाइबर्स हैं लंग के चारों तरफ उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है अस्थमा में। उन सबको हमने नापा और देखा जो एयरवे इन्फ्लेमेशन थे वो कैसे हुए, साइटोकाइंस कैसे थे, और जीन लेवल पर क्या टाइप हमने चेंज पाए। इन सब को पूरे को नापा और देखा कि सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्मा ने इन सब पैरामीटर को डोज डिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल किया, कम किया। ल्यूकोसाइट का लेवल कम हो गया, ईस्नोफिल्स जो बढ़ गए थे वो कम हो गए, लिम्फोसाइट कम हो गए, मैक्रोफेजेस कम हो गए, और न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ जो ईस्नोफिल थे वो भी उनके साथ डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गए। प्रो इन्फ्लेमेटरी IL वगैरह सब कम हो गए सर। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं जो क्लिनिकल टेस्टिंग भी होती हैं अब पेशेंट्स की, उनके जब हम बोलते हैं कि CBC करके लाइए, और TLC और DLC करते हैं, तो जो DLC है उसमें हम यही नाप रहे होते हैं कि ईस्नोफिल्स कितने हैं, लिम्फोसाइट कितने हैं, न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, और मैक्रोफेजेस कितने हैं। इन चारों का टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होगा, इसको TLC कहते हैं। तो इन सब में जो क्लिनिकली रेलेवेंट मार्कर है डॉक्टर साहब, उसमें भी हमने पाया कि जो चेंजेस हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट थे और डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुए। और एक बड़ा अच्छी बात यह है कि इन एक्सपेरिमेंट में हमने पैरेलल में एक स्टेरॉइड को चलाया जो एलोपैथी की दवा है डेक्सामेथासोन, जो बहुत सारे लोग लेते हैं इसी काम के लिए। तो इन एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो रेस्पॉन्स सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्मा खा, तो 3 डोज आप देख रहे हैं 34, 102 और 306, वैसा ही रेस्पॉन्स हमें डेक्सामेथासोन का मिला था। तो इन एक्सपेरिमेंट ने देखा कि जो सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्मा है उसका लंग मॉडिफाइंग इफेक्ट डेक्सामेथासोन के इक्विवेलेंट था, वो उसके नॉन इन्फीरियर था। और ये एक डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम ये रियली ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम डेक्सामेथासोन को बीट कर पाएंगे, पर हम यहाँ हमने देखा कि जो भी रेस्पॉन्स थे वो कंपैरेबल थे। बहुत शानदार जो है रिजल्ट आया, बहुत शानदार रिजल्ट आया, और मतलब टीम बहुत खुश हुई इसको देख के। और फिर उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट किया और एनिमल्स के लंग्स को आइसोलेट करके उनका, जैसे स्वामी जी हर बार बताते हैं, आलू के चिप्स जैसे चिप्स बनाए और हिस्टोपैथोलॉजी किया, और ये देखा कि म्यूकस सिक्रीशन कितना है। तो आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये वो लंग टिश्यूज़ हैं जिनको हमने स्लाइस किया हुआ है, और जो पर्पल कलर की आपको डेंसिटी दिखाई दे रही है वो एक्चुअली म्यूकस की है। यहाँ जो है ये सब म्यूकस है, और ये म्यूकस का कंसंट्रेशन बढ़ गया था जब अस्थमा आ गया था। और जब इनको हमने सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्मा दिया तो म्यूकस का लेवल भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुआ, और साथ साथ ऐसे जीन्स जो म्यूकस का रिलीज कंट्रोल करते हैं उनका एक्सप्रेशन भी उसी अनुपात में कम होता दिखा। तो जेनेटिक लेवल पे भी इस भस्मा ने एक अच्छा एफिकेसी दिखाया। और फिर कोलेजन डिपोजिशन की जो बात कर रहे थे, जिसकी वजह से सीना भीचा भीचा लगता है, सांस लेने में तकलीफ आती है, उसकी भी रीमॉडलिंग जो टिश्यू के अंदर हो गई थी वो भी वापस सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्मा की वजह से हुई। जो आप यहाँ ब्लू कलर ये जो देख पा रहे हैं ये एक्चुअली कोलेजन फाइबर्स हैं, ये जो ब्लू कलर के फाइबर्स हैं। तो ये डेटा बहुत स्ट्रांग था। इसने दिखाया कि जो भी कार्डिनल साइंस हैं एक अस्थमा के, एक लंग डिजीज़ के, आप उनको फॉलो अप कर पाते हैं। और ये जो भस्मा जो एक बहुत क्लासिकल प्रिपरेशन है जो ऋषियों ने बहुत पहले बताई थी, उनका मेडिसिनल यूज़ क्लियरली इन एनिमल मॉडल में देखा। हमारे पास क्लिनिकल डेटा तो बहुत सारे हैं क्योंकि कई हजार सालों से लोग इन भस्मा का सेवन कर रहे हैं, पर ये भस्मा काम कैसे करती है और किस तरीके से डिजीज को मॉड्यूलेट करती है, लार्ज अनमेट गैप था। और वो स्वामी जी और आचार्य जी के आशीर्वाद से PRI के साइंटिस्ट ने फिल करने का प्रयास किया है। और ये बाकी मार्कर्स इन्फ्लेमेशन के हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके के सेल्स लंग्स के अंदर जाते दिखे। पहले आपने देखा था कि जो
सर्कुलेटिंग मार्कर्स थे उसमें कितना चेंज है, फिर लंग्स के अंदर कितने सेल्स कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जो भी एक कार्डिनल साइंस में काउंट होते हैं, वो भी वापस सब नॉर्मल हो गए थे। जो थिकनेस थी ब्रोंकस की वो वापस नॉर्मल हो गई थी, और जो टोटल पैथोलॉजीज को हम कंबाइन करते हैं उस स्कोरिंग में भी सहस्त्रपुटी अब्रक भस्मा ने एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था। इसके बाद हमने जीन एक्सप्रेशन देखा कि कौन कौन से जीन्स हैं जो अप एंड डाउन हो रहे हैं। अलग अलग साइटोकाइंस के जीन्स को हमने RT-PCR, जो आजकल सब लोग जानते हैं कोविड की मेहरबानी से, उस RT-PCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने अलग अलग जीन लेवल को नापा। IL-5, IL-13, IL-33, IFN गामा और IL-1 बीटा, ये अब मेन मार्कर हैं इन्फ्लेमेशन के। इन सब के लेवल भी सहस्त्रपुटी अब्रक भस्मा ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किए, और साथ साथ इनका जो सिक्रीशन है, जिस जीन की वजह से प्रोटीन सिक्रीट होता है, वो प्रोटीन भी उसी लेवल से कम होता हुआ दिखाई दिया। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक अस्थमा का बहुत बड़ा मार्कर माना जाता है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन और रिएक्टिव ऑक्सीजन बहुत सारे लंग डैमेज पैदा करते हैं। तो हमने ये देखने का प्रयास किया कि ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है क्या वो भी कंट्रोल होती है इस भस्मा के द्वारा, और हाँ, हमने ऐसा पाया कि जो हमारे 8 बड़े बड़े मार्कर थे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के, वो सब डोज डिपेंडेंट तरीके से सहस्त्रपुटी अब्रक भस्मा ने कम किए। इस पेपर को डॉक्टर साहब हमने पब्लिश किया जर्नल ऑफ इन्फ्लेमेशन रिसर्च में, जो अपनी फील्ड का एक बहुत बड़ा जर्नल है। इम्पैक्ट फैक्टर लगभग इसका 7 है, और इस जर्नल ने इसको एक्सेप्ट किया और पूरे प्रॉपर पीयर रिव्यू के साथ पूरी टीम को एक्चुअली इसकी बहुत बहुत बधाई है सर। खूब बधाई हो। सो आज के लिए डॉक्टर साहब मेरे एंड से इतना ही है कि हमारे पास अब ऐसे डेटा हैं, ऐसे इन विट्रो और इन विवो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हैं कि जो औषधि हम जिस पे काम कर रहे हैं ये काम कैसे करती हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, और हम एनिमल एक्सपेरिमेंट, सेल लाइन एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे एक छोटा सा इंडिकेशन दे पाते हैं कि जो हम क्लिनिक्स में देख रहे हैं, जो आप यहाँ इतने सारे पेशेंट पे देख रहे होते हैं, उनके पीछे का साइंस क्या है। तो टीम हमारी इसी पे लगी हुई है, और टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको भी धन्यवाद जो अभी यहाँ बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं, और जो क्वात लेने भी जा रहे हैं वो भी यहाँ इंतजार में हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू वेरी मच।